गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 6 अक्टूबर 2022 का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है उसके बारे में। इसके अंदर के सभी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो, जिसमें हम पहले डिस्कस कर रहे होंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है ये सब। फिर डिस्कस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक रिसर्च आई है जहाँ पे आप कह सकते हैं जो मॉस्किटोज़ है उनकी इंजीनियरिंग की बात करी गई है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस डिज़ीज़ से बचने की बात आई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों फिर हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लिक के बारे में, जिसका अभी इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो क्लिक केमिस्ट्री में मिला है। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किन लोगों को मिला है, किस बात में मिला है, ये सब। एंड लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कोलिजियम सिस्टम, कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपॉइंट होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और हाई कोर्ट के जज बेसिकली। तो जो अपॉइंटमेंट है जजेस की, वो कैसे जजेस के द्वारा होती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक दोस्तों, काफ़ी कुछ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको बातें पता भी लगेंगी। और अगर कोई डाउट होता है तो इसको पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि करके सभी आर्टिकल्स को। लेकिन बता दूं मैं कि आज से नए बैचेस स्टार्ट हैं, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं, अच्छा चांस है आपके पास। यूपीएससी ये लाइव हो चुका है, आप लोग यहाँ पे भी एनरोल कर लीजिए। आपके लिए नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, ले सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग बार कोड स्कैन करेंगे तो जो आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं बताऊं कि आखिर किस तरीके से जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने यहाँ पे आप कह सकते हैं रीवैम्प करा, और ये बोला कि पोटेंशियली काफ़ी ख़राब करेगी गवर्नमेंट का उसकी अपोजिशन के साथ जो रिलेशन है वो। देखिए 22 पैनल्स अनाउंस करे गए, जिसके अंदर कांग्रेस के साथ कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस एज द पोस्ट हो चेयरमैन पर्सन की। ओके, मात्र एक है आप कह सकते हैं, और जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन है तृणमूल कांग्रेस, उसका तो एक भी नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बात है। ये जो पैनल्स बनते हैं ये आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जहाँ से पता लगा है कि मात्र एक ऐसा आप कह सकते हैं पैनल है 22 में से जिसके अंदर चेयरपर्सन जो है वो कांग्रेस का है। अदरवाइज़ 21 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बीजेपी हैं। इनकी चेयरमैनशिप दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पैनल्स की, ऑन होम, फाइनेंस, आईटी, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। अब देखिए क्या है ये कमेटीज़ पार्लियामेंट की और क्या ये काम करती है। देखिए लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है दोस्तों चालू हो जाता है जब बिल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस के अंदर। पर जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग की वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और पार्लियामेंट के पास टाइम लिमिटेड है। जो श्रिंकिंग होती है दोस्तों पॉलिटिकल मिडिल ग्राउंड की, वो लीड करती है काफ़ी इंक्रीज कर सके रैंकोरस और इनकॉन्क्लूसिव डिबेट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच a great deal of legislative business and by taking place in the house committees instead। इसका मतलब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप कह सकते हैं कोई एक यहाँ पे बिल लेके आते हैं बेसिकली कहाँ पे, हाउस में। अब पार्लियामेंट के पास तो लिमिटेड टाइम है, एक बार में वो कुछ ही बिल को यहाँ पे बात कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे इन कमिटीज़ को बनाया जाता है। अब ये कमिटीज़ क्या करती हैं दोस्तों, मान लीजिए एक तरीके से छोटी पार्लियामेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा है नहीं, आप लोग ये लिख के मत आइएगा, पर समझाने के लिए मैं बताऊं तो एक तरीके से छोटी पार्लियामेंट है जो कि कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं मैटर्स में डिस्कस करती है, और हर एक कमेटी एक अलग मैटर पे डिस्कस कर रही होती है। ये आप मान लीजिए ये होगी आपकी पार्लियामेंट। अब कुछ इस तरीके से सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो इसकी कुछ ये छोटी छोटी आप कह सकते हैं कमेटीज़ बनाई जाती हैं, और ये कमेटीज़ अपने रिस्पेक्टिव जिनके आप कह सकते हैं बेसिस बनाई है उनके बारे में डिस्कशन करती है। ओके, ये आप कह सकते हैं काम रहता है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है दोस्तों, ये एक पैनल होता है एमपीज़ का, जो कि अपॉइंट और इलेक्ट कर जाते हैं बाय द हाउस और नॉमिनेट कर जाते हैं बाय द स्पीकर, और ये दोस्तों काम करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर। एक और बात दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इनका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से होता है, और मैं बता दूं आप लोग को कि ये आप कह सकते हैं जो अथॉरिटी मिलती है इन्हें, वो मिलती है आर्टिकल 105 से, जो कि डील करती है प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज़, और आर्टिकल 118 से, जो कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी को ये आप कह सकते हैं रूल देती है कि वो रूल्स को रेगुलेट करवा सके, प्रोसीजर को, और कंडक्ट करवा सके बिजनेस को। अब काफ़ी अलग अलग हाउस पैनल्स होते हैं। ब्रॉडली दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है
वो क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ और एडहॉक कमेटी। देखिए फाइनेंशियल कमेटी जो है इसके अंदर आप कह सकते हैं काफ़ी और आती हैं, जैसे कि हो गया आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये सब कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी 1950 के दौरान। 17 यहाँ पे आप कह सकते हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो कि आई हैं हमारे 1993 के अंदर, व्हेन शिवराज पटेल जो थे वो स्पीकर थे लोकसभा के। और यही एम था कि हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी एंड गिव मेंबर्स मोर टाइम एंड अ वाइडर रोल इन एग्जामिंग इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। मतलब कि देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं एक बार पार्लियामेंट में तो इतना टाइम नहीं, जैसे कि बताया मैंने, तो एक अलग यहाँ पे टाइम दिया जाए जहाँ पे लोग डिस्कस कर सकें उसके बारे में, एम डिस्कस कर सकें कोई एक इश्यू के बारे में और सही डिसीजन ले सकें। जो एडहॉक कमेटी है दोस्तों, ये अपॉइंट करती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये सीज़ करती है कोई अगर एग्जिस्ट है उसको, जब उसका कंप्लीट हो जाता है, टास्क जो असाइन दिया गया है वो कंप्लीट हो जाता है, रिपोर्ट सबमिट हो जाती है हाउस में, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आती है। और प्रिंसिपल जो है एडहॉक कमेटी के वो सेलेक्ट एंड जॉइंट कमेटी के बिल्स पर है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है दोस्तों, उसके पास खुद का एक स्पेशल पर्पज़ है जहाँ पे वो मेंबर्स, चाहे वो दोनों ही हाउसेज हो, उनकी डिटेल श्योरिटी पे काम करती है और बिल पे काम करती है। ओके, आखिर देखिए दोस्तों, बात आती है कि आखिर किस तरीके जो डिस्कशन है कमेटी का वो अलग रहता है पार्लियामेंट से। देखिए जो टाइम टू स्पीक है बिल में वो एलोकेट होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्लियामेंट इन द हाउस। और जो कमेटी है दोस्तों वो काफ़ी स्मॉल ग्रुप होता है। ये सभी कमेटी जो हैं वो हर एक एमपी के पास ऐसा चांस होता है कि वो अपनी बात को कंट्रीब्यूट कर सके डिस्कशन में। पार्लियामेंट जो है दोस्तों मात्र 100 सीटिंग करता है साल की, लेकिन जो कमेटी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है पार्लियामेंट के कैलेंडर से। बिकॉज द डिस्कशन जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है एंड ऑफ कैमरा होता है, तो पार्टी के पास ये एफिलेशन होता है कि वो यहाँ पे यूजुअली किसी भी आप कह सकते हैं तरीके से जो एमपी की स्पीकिंग है जो भी उनके दिमाग में आ रहा है उसको बता सकें और कोई भी काम कर सकें प्रोसीडिंग से पहले पहले, क्योंकि ये टेलीकास्ट तो नहीं होती हैं, पर वहीं पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट होती हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं। ओके, आखिर किस तरीके से कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट होती है और किस तरीके से चेयरपर्सन चूज़ किया था। देखिए 16 यहाँ पे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं फॉर लोकसभा और 8 हैं राज्यसभा के लिए। हर एक कमेटी जो है दोस्तों दोनों ही हाउसेस की, उसके लिए आप कह सकते हैं मेंबर्स चुने हो जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो पैनल हैं उसे हेड करते हैं मेंबर्स बाय द रिस्पेक्टिव हाउस। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि जो लोकसभा पैनल है उसमें आते हैं आपके एग्रीकल्चर, कोल, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही लेबर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रेलवेज़, ये सब आप कह सकते हैं आते हैं लोकसभा में। और वहीं बात करूँ मैं राज्यसभा की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैनल्स हैं जिसके अंदर आपके कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर हो गया आपका, और होम अफेयर्स और इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सब आते हैं आपके राज्यसभा में। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कमेटी होती है, इसके अंदर खुद के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हर एक के, जो कि आप कह सकते हैं नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स उस पैनल के। यहाँ पे कोई मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है कि वो इलेक्शन कर सके, नॉमिनेशन करवा सके टू दी फाइनेंशियल कमिटीज़ या फिर किसी सर्टेन डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़ का। जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों हेड ऑफ द कमेटी वो सिमिलर वे में होती है बाय कन्वेंशन। द मेन अपोजिशन पार्टी जो है वो पोस्ट करती है पैक्स चेयरमैन को, और करेंटली दोस्तों वो है कांग्रेस। चेयरमैनशिप जो है दोस्तों वो कमिटीज़ के लिए एलोकेट करी जाती है टू अपोजिशन पार्टीज़ इन द पास्ट। जो हेड है दोस्तों पैनल्स का वो शेड्यूल करता है खुद की मीटिंग्स को। दे प्ले अ क्लियर रोल इन प्रिपेयरिंग द एजेंडा एंड एनुअल रिपोर्ट। और जो डिसीजन दोस्तों ये इंटरेस्ट मिल जाता है फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कमेटी। जो इनविटेशन दोस्तों वो अपीयर होता है पार्लियामेंट्री कमेटी से पहले। इक्विवेलेंट दोस्तों समवन फ्रॉम द कोर्ट। तो अगर कोई नहीं आता है तो उसको पूरा रीज़न देना पड़ता है कमेटी के लिए, और उसे यहाँ पे पैनल जो है एक्सेप्ट भी करेगा और नहीं करेगा, ये सब पैनल पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बार आपका नाम आ गया कमेटी में तो भाई साहब आपको जाना ही जाना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप ना जाएं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इनकी रिकमेंडेशन। देखिए रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ की वो एक रिकमेंडेटरी होती है नेचर में, कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो उसे चूज़ करें, पर इसका काफ़ी बड़ा वेट रहता है क्योंकि लोग इसको डिस्कशन करके ही आप कह सकते हैं चूज़ करते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया है। गवर्नमेंट के दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है सजेशन जो भी कमेटी के द्वारा दिया गया है, और इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा खुद को बिल के अंदर। ओके,
जैसे ही वो बिल जो है वो हाउस में आता है तब। जो सजेशन है दोस्तों बाय सेलेक्ट कमिटी या फिर जेपीसी के द्वारा, वो काफ़ी मेजॉरिटी में होता है ऑफ एमपीज़ और हेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, और एक्सेप्ट किया जाता है मोर फ्रिक्वेंटली, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं पूरा डिसीजन लेने के बाद ही होता है, तो इसीलिए आम तौर पर जो है वो चूज़ कर लिया जाता है, बेसिकली सेलेक्ट कर लिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला दोस्तों आता है कि जो यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह हैं, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करा है मॉस्किटोज़ को, कि वो यहाँ पे स्लो कर देंगे ग्रोथ ऑफ मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स को। ओके, एडवांसमेंट दोस्तों हमें देखने को मिली है, जहाँ से जो ट्रांसमिशन है आप कह सकते हैं डिजीज़ का, वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होने वाला है, या फिर मॉस्किटो टू ह्यूमन बहुत कम रहने वाला है। जो डिजीज़ है दोस्तों ट्रांसमिट करती है बिटवीन पीपल थ्रू अ फीमेल मॉस्किटो आफ्टर, जो बाइट कर लेता है वो बेसिकली समवन इन्फेक्टेड विद मलेरिया पैरासाइट। देखिए मॉस्किटो जो है दोस्तों, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं इंजीनियर करेंगे कि प्रोड्यूस कर सके कंपाउंड दैट स्लो द ग्रोथ ऑफ मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स। इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति है, ओके, उस व्यक्ति को यहाँ पे आप कह सकते हैं एक फीमेल मॉस्किटो ने खा लिया। अब जो व्यक्ति को खाया उसको अगर आप कह सकते हैं पहले से ही यहाँ पे मलेरिया है, और यही जो फीमेल मॉस्किटो जाएगी जब दूसरे शरीर पे, तो वो इस तरीके से फैला देगी पूरे मॉस्किटो को। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे मात्र 10% मॉस्किटोज़ हैं जो कि ज़्यादा टाइम तक जीते हैं इनफ फॉर द इन्फेक्शन पैरासाइट्स, जो कि वो डेवलप कर सकते हैं। मलेरिया दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टिंग डिजीज़ है पूरी दुनिया भर में। ओके, और एक और बात कि इससे जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड है, उसे खतरा है बेसिकली। 2021 में दोस्तों 241 मिलियन जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, और लगभग यहाँ पे 6,27,000 जो लोग हैं उनकी यहाँ पे आप कह सकते हैं मौत होती है इसकी वजह से। अब ये रिसर्च क्या बोलती है? देखिए जो रिसर्च आती है वो आती है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज़ मॉडलिंग एट द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, डेवलप करती है एक मॉडल जिससे कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ सच मॉडिफिकेशन। और ये जो है दोस्तों वो काफ़ी इफेक्टिव होती है ट्रांसमिशन, क्योंकि इसका हाई होता है उसकी वजह से। रिसर्चर्स यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम द ट्रांसमिशन ज़ीरो टीम एट द इम्पीरियल कॉलेज लंदन यूके के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं मीन मलेरिया केयरिंग स्पेसीज़ ऑफ मॉस्किटो इन सब सराइन अफ्रीका। ओके, जो एनाफिल्स या फिर गैम्बिया होते हैं दोस्तों, उन सभी को बताता है कि वो ऐसे मॉस्किटो हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स इन द गट व्हेन इट हैड अ ब्रेड मील। अब ये काम कैसे करता है? देखिए पेप्टाइड्स जो होते हैं दोस्तों वो इम्पेयर होते हैं मलेरिया पैरासाइट्स के डेवलपमेंट के लिए, और कॉज कर सकते हैं मॉस्किटो को एक शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन, प्रिवेंट करते हैं मलेरिया स्प्रेड को बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जो चेंज दोस्तों वो नीड रहता है उसको कि वो स्प्रेड कर सके थ्रू लैब ब्रीड मॉस्किटोज़ और टू द वाइल्ड वंस। इनोवेशन तो दोस्तों डिज़ाइन करा गया है कि वो कपल्ड कर सके एग्जिस्टिंग जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ। अब जीन ड्राइव जो है दोस्तों वो काफ़ी पावरफुल वेपन होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों ये ड्रग का, वैक्सीन का, मॉस्किटो के कंट्रोल का, जो कि उसे हेल्प करते हैं कि हम लोग स्टॉप कर सकें मलेरिया के स्प्रेड को और बचा सकें लोगों की जान। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ये यहाँ पे बता दूँ कि रिक्वायर रहेगा एक्सट्रीमली केयरफुल प्लानिंग टू मिनिमाइज रिस्क बिफोर एनी फील्ड ट्रायल्स। ट्रांसमिशन जीरो जो है दोस्तों एक टीम है जो कि क्रिएट करती है 2 सेपरेट बट कंपैटिबल स्ट्रेन्स ऑफ मॉडिफाइड मॉस्किटोज़। पहला है दोस्तों एंटी पैरासाइट मॉडिफिकेशन और दूसरा है जीन ड्राइव। यहाँ पे जो टेस्ट है दोस्तों एंटी पैरासाइट मॉडिफिकेशन का, वो पहली बार होने वाला है, खुद में ही पहली बार है, और ये ऐड करेगा एक जीन ड्राइव वंस ये एक बार इफेक्टिव हो जाता है उसके बाद। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें यहाँ पता लगती हैं कि आखिर किस तरीके से जो साइंटिस्ट वगैरह हैं ये एक तरीके से एक अलग चीज़ करने वाले हैं। जीन ड्राइव के थ्रू ये यहाँ पे जो खतरा है उसको यहाँ पे बंद करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे पता लगेगा जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है हमें। अब देखिए दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट आता है, नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों कैरोलिन बेल्टोजी, 55 साल की हैं ये, फिर आपके मॉर्टन मेल्डा, के बेरी, शार्पलेस, ये आप कह सकते हैं इन लोगों को यहाँ पे ये वाला प्राइज़ मिला है। ओके, अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो रिसर्च होती है पूरी, जो भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, और नोबेल प्राइज़ जैसी रिसर्च का तो मतलब ये हो गया कि आपने नेचर से अलग काम कर दिया हो, आपने कुछ ऐसा काम करा हो बेसिकली जो नेचुरली इम्पॉसिबल सी बात हो, लेकिन आपने वो काम करके नेचर का जो फंक्शन है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल बना दिया। तब आप कह सकते हैं कि आप लोग उस मैनर में आ चुके हैं, या फिर उस हद तक आपकी कैपेबिलिटी है कि आपको नोबेल प्राइज़ मिल सके। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो नेचर है उसके पास खुद के वास्ट रिसोर्सेज हैं, कमांड अलग है दोस्तों, अनेबल करवाता है एटमॉस्फेयर को कि वो अचीव कर सके एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को।
अगर हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर पाते हैं कि हम लोग ये नेचर की एफिशिएंसी सस्टेबिलिटी को बढ़ा सकें, तब हम कह सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा काम करा है। ओके, देखिए दोस्तों, यही एक एग्जांपल दूंगा आपको, जो कि एग्जांपल आर्टिकल में भी दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल अकरिंग एंजाइम्स हैं जो कि फैसिलिटेट करवाते हैं कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये पर्टिकुलरली दोस्तों डिज़ायरेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हम चाहते हैं प्रोड्यूस करना। मान लीजिए, मैं अगर आपको बहुत आसानी भाषा में समझाता हूँ, तो दरअसल हम लोग नेचुरल में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद में ही कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, अगर हमने वो रिएक्शंस बना लेते हैं तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम लोग वैसे रिएक्शंस कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो मैन काइंड के लिए दोस्तों ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट रहने वाला है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा कर पाते हैं, पॉसिबल ये अगर ये चीज़ें हो पाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है खुद में ही। इस साल दोस्तों जो नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में, वो 3 साइंटिस्ट को मिला है। उन्होंने यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छा काम करा, और यहाँ पे एक आप कह सकते हैं अडॉप्ट करा अल्टरनेटिव अप्रोच कि हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्री में, जिससे कि हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं मिनिमाइज़ कर पाएंगे वेस्ट और इंक्रीज़ कर पाएंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। कैरोलिन बर्टोजी और जो बैरी शार्पलेस हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के, और जो मार्टिन मेल्डल हैं ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, रिलेटिवली अभी की जो फील्ड जहाँ पे बात हुई है वो आपकी क्लिक केमिस्ट्री है, और डेमोन्स्ट्रेट करा हमने एक वास्ट पोटेंशियल इन दी फार्मास्यूटिकल अदर देन इंडस्ट्री। जो क्लिक है दोस्तों वो इस टाइम पे काफ़ी कॉमनली एसोसिएटेड है विद द माउस क्लिक। वेल दोस्तों, जब मैं बताऊं इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था तो इससे नहीं दिया गया था कि माउस क्लिक है, पर इसका दिया गया था कि जो यहाँ पे एयरप्लेन सीट होती है उससे जो क्लिक होता है उससे किस तरीके से आप कह सकते हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स सीट बेल्ट होती है, बांधना भी थोड़ा सा अलग होता है, तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों ये ईजिली फिट हो जाते हैं खुद में ही, और यहाँ पे आप कह सकते हैं वो क्लिक करते हैं खुद को। ओके, जो रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। शार्पलेस जो है दोस्तों ये ओरिजिनेटर हैं पूरे कॉन्सेप्ट की क्लिक केमिस्ट्री की। अब ये दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ को दूसरी बार जीत रही हैं। ओके, अब दूसरी बार जीतने वाली ये 5th साइंटिस्ट बनी है जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करी हैं। इससे पहले जो आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता था वो जीता था 2001 के अंदर। रिकग्निशन हुआ था दोस्तों जब डिफरेंट काइंड ऑफ काम इन्होंने करे थे उस टाइम पे। ओके, तो शार्पलेस आप कह सकते हैं 81 ईयर के प्रोफेसर हैं। ओके, काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा काम भी करा है इसके अंदर। इसी टाइम दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, इन्होंने पहला जो नोबेल जीता था शार्पलेस ने, वो अपने कुछ कोलेबरेटर्स के साथ जीता था। पब्लिश करा था एक पेपर जो कि केस था अडॉप्टिंग अ सिंपलर अप्रोच टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। ओके, इन बातों पे इन्होंने किया था। अब देखिए दोस्तों, इस बार ये आप कह सकते हैं एडिक्यूट है कि सिंथेसाइज करेंगे कुछ अलग मॉलिक्यूल्स को जो कि परफॉर्म करेंगे कुछ सेम फंक्शंस। अब देखिए दोस्तों, सेन गुप्ता जो है उनके हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। दोज डेज ही यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ टॉक्स उस टाइम पे। तो ये मैं बता दूं कि ये इनका मानना है सेन गुप्ता का कि उस टाइम पे ये अपने साथ जब ये यहाँ पे स्पीच वगैरह देते थे तो सीट बेल्ट अपने साथ लेके जाते थे कि डेमोन्स्ट्रेट करवा सकें कि भाई साहब मैं कुछ ऐसा ऐसा करने की सोच रहा हूँ और किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। सेन गुप्ता एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्या आइडिया है क्लिक केमिस्ट्री का। तो देखिए दोस्तों, मैं बताऊँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। कहीं ना कहीं हम लोग नेचुरल अकरिंग जो चीज़ें हैं उनको बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स को। इवन दोस्तों हर एक किलोग्राम ऑफ ड्रग के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग रिजल्ट्स जनरेशन नियरली दोस्तों 25 से 100 kg का केमिकल वेस्ट, जो कि क्लियरली दोस्तों एफिशिएंट नहीं है। तो शार्पलेस दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि ना ही केवल उन्होंने डेवलप करा इस आइडिया को, और साथ ही आइडेंटिफाई भी करा है कि किन चीज़ों से हम लोग क्वालिफाई करा सकते हैं रिएक्शन को, जिसे हम लोग कहेंगे क्लिक रिएक्शन। अपने मॉडिफिकेशन के अंदर दोस्तों केमिकल रिएक्शन में उन्होंने 40 साल तक इस पर काम करा है, और ये जो रिएक्शन है दोस्तों ये प्रोड्यूस कर सकता है नाइट्रोजन कंटेन साइक्लिक कंपाउंड को, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के, आप कह सकते हैं बिल्डिंग बनाने में ही ड्रग इंडस्ट्री के अंदर। अराउंड द सेम टाइम दोस्तों जो डिस्कवरी है वो रिपोर्ट होती है बाय दी मार्टिन मेल्डा। ओके, ये एक डेनिस आप कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं और काम करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑन द सम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस पे। मेल्डास जो है दोस्तों, ओके, इनकी डिस्कवरी दोस्तों वॉज एक्सीडेंटल, और एक बार जैसे उन्हें रियलाइज़ हुआ इम्प्लीमेंटेशन का, तब उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चालू करा अदर मॉलिक्यूल्स के लिए भी, और कुछ चीज़ों में इन्हें यहाँ पे सक्सेस भी मिले। इनिशियली दोस्तों जो सक्सेस है वो जनरेट होती है अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे कई सारे अलग अलग क्लिक रिएक्शंस होते हैं और अलग अलग डिफरेंस रिसर्चर्स इसे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो बिग हुआ था दोस्तों वो आता है जब यहाँ पे जो कैरोलिन बर्टोजी हैं ये अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं 2004 के अंदर, दैट क्लिक केमिस्ट्री जो है वो काम करेगी केमिकल प्रोसेस में अलग अलग लिविंग सेल्स को लेके।
जो यहाँ पे बटोजी हैं, इनका मेथड है कि ये यहाँ पे आप कह सकते हैं रिपीट करती हैं अपने रिफाइंड आप कह सकते हैं काम को कई सालों से, और इनका प्रॉमिस है कि ये ट्रीट करेंगे एडवांस कैंसर को। कैंसर ड्रग जो है दोस्तों ये बेस्ड रहता है हर अप्रोच कि वो अंडरगो जाएगा क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कैसा काम रहा। नोबेल प्राइज़ कमेटी जो है दोस्तों ये बोलती है कि किस तरीके से जो काम है इनका वो 3 साइंटिस्ट ने करा है, और बोला है कि ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट, क्लेवर और नोवल है, और साथ साथ यूज़फुल है। साथ ही दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रहेगा कि ह्यूमन मैनकाइंड को इससे बहुत ज़्यादा मदद जो है वो भी मिलने वाली है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से कि आखिर किस तरीके से जो क्लिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है ये हमें इस बार देखने को मिला है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, लास्ट आर्टिकल है आज का जो कि डिस्कस कर रहा है कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड। आखिर किस तरीके से जज हैं वो खुद अपॉइंट करते हैं खुद को, ये काफ़ी बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, 2 मेंबर जिसके अंदर आप कह सकते हैं 5 मेंबर की सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम बैठती है अगेंस्ट द प्रपोजल टू रिकमेंड 4 नए जजेस फॉर टॉप कोर्ट थ्रू द रिटन नोट इंस्टेड ऑफ फॉर्मल मीटिंग। तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो यू ललित जी हैं, उन्होंने यहाँ पे ये काम करा है और जो रिकन्सिडरेशन है उसे बताया है। अब कोलिजियम सिस्टम क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक तरीका है जहाँ पे जो जज हैं वो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अपॉइंट करते हैं, ओके, या फिर ट्रांसफ़र करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को भी। तो आप कह सकते हैं इन दोनों ही जजेस में, जो दोनों ही कोर्ट से इनमें काम चलता है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो है दोस्तों वो हेड कर जाता है बाय द इनक्यूबेंट CJI, और कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं दोस्तों इसके अंदर 4 अलग अलग सीनियर मोस्ट जजेस, ओके, कोर्ट के उस टाइम के जो भी हैं वो सब इस पूरे कोलिजियम में रहने वाले हैं। हाई कोर्ट कोलिजियम के अंदर दोस्तों जो इनक्यूबेंट होता है वो चीफ जस्टिस होता है, और 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं उस कोर्ट के वो रहते हैं साथ में, ओके। जो रोल है दोस्तों गवर्नमेंट का वो लिमिटेड है, कंडक्ट करवा सकें कोई इंक्वायरी थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो, और लॉयर को दोस्तों यहाँ पे एलिवेट करवा सकते हैं किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे रेज कर सकती है ऑब्जेक्शन और क्लैरिफिकेशन के लिए डिमांड कर सकती है कि आखिर कोलिजियम ने इन्हीं को क्यों चुना, ये सब चीज़ें रहती हैं बेसिकली। एक और बात दोस्तों, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं रीइटरेट्स करवा सकती हैं नाम्स को, मतलब कि दोबारा से कंसिडरेशन में दे सकती हैं। लेकिन एक बार अगर नाम दे दिया तो गवर्नमेंट के पास ये आप कह सकते हैं कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्हें ही अपॉइंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो देखिए आर्टिकल 144 सेकंड और 217 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओके, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये लिखा है उसके अंदर कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो मेड करेगी आप कह सकते हैं मेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड कंसल्टेंस आप कह सकते हैं विद सच ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, और आप कह सकते हैं अगर वैसी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें उनके बारे में सोचना पड़ेगा, ओके। फॉर अपॉइंटमेंट्स अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, ये बातें उन्होंने बताई है। अब एवोल्यूशन क्या हुआ है सिस्टम का? देखिए कोलिजियम जो सिस्टम है दोस्तों ये इवॉल्व हो रहा है खुद में आउट ऑफ सीरीज ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिन्हें हम लोग जज केसेस कहते हैं। पहला जज केस होता है दोस्तों SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के अंदर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आती है प्राइमेसी ऑफ CJI वाज नॉट रियली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने बताया था बेसिकली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है जिसे हम लोग कंसल्टेंस के नाम से जानते हैं, यूज्ड इन आर्टिकल 124 और 217, जिसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्करेंसी होगी, और यहाँ पे ऑल दो प्रेसिडेंट जो है दोस्तों वो कंसल्ट करेगा दीज फंक्शनरीज, उनका डिसीजन दोस्तों आप कह सकते हैं किसी भी तरीके से कॉन्कर नहीं कर रहा होगा दूसरे के साथ, ओके। तो बैलेंस के बारे में दोस्तों बताया गया, पहला केस आता है जो बैलेंसिंग के बारे में बताता है। दूसरा केस आता है दोस्तों द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के अंदर, जहाँ के अंदर जिसमें के अंदर 9 जज की जो बेंच थी बैठी थी, और वो ओवरटर्न करती है खुद के डिसीजन को, SP गुप्ता के डिसीजन को ओवरटर्न करती है, जहाँ पे वो डिवाइस करती हैं एक स्पेसिफिक प्रोसीजर कॉल्ड कोलिजियम सिस्टम को। इस तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनने वाला है और कौन नहीं। थर्ड केस होता है दोस्तों 1998 के अंदर, जहाँ प्रेसिडेंट KR नारायणा इशू करते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द मीनिंग ऑफ टर्म कंसल्टेशन, कि आखिर इसका क्या मतलब है और ये किन चीज़ों के बारे में आता है। इसके रिस्पॉन्स दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करती है 9 गाइडलाइंस को, जो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग फॉर्म है कोलिजियम का, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बता दूं कि रिकमेंडेशन पे काम करती है मेड बाय द CJI और 4 जो आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट कलीग्स हैं, ओके, उनके बारे में। तो पहले 2 था, फिर उसको 4 कर दिया गया। कुछ क्रिटिसिज्म है सिस्टम का, जैसे कि क्रिटिक्स ये है कि ये आप कह सकते हैं पॉइंट आउट करते हैं सिस्टम को वो नॉन ट्रांसपेरेंट रहेगा, और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर कोई भी ऑफिशियल्स मैकेनिज्म या फिर सेक्रेटरीट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे बता दूं कि अगर ये क्लोज डोर अफेयर रहता है,
जहाँ पे कोई भी तरीके के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स नहीं होते हैं रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इवन द सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। ऑफिशियल्स को दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें मिलती हैं और कोलिजियम प्रोसीजर्स के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कोलिजियम सिस्टम को डिसाइड कर रही होती है कि आखिर किस तरीके से कोई जज जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करने वाला है, नया कोई जज आने वाला है तो कैसे वह अपॉइंट होगा। आई होप कि अब आपको चीज़ क्लियर हुई होंगी। आज की वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जो टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।